हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जेई मेन 26 फैब 2021 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन शिफ्ट 2 में आया हुआ है उसके पोर्शन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये लास्ट पेपर है जो जेई मेन फैब में हुआ है, उसका लास्ट पेपर है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट आपकी जो स्क्रीन पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन। हम लोगों को ए जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज एल्कोहल और थाइनल क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है। एल्कोहल और थाइनल क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, जो हम लोग हेलोएल्कीन हेलोरीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का +2 का फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम लोग हेलोएल्कीन की प्रेपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। वो जो हेलोएल्कीन की जो प्रेपरेशन होती है दैट इज़ फ्रॉम एल्कोहल होती है। हम लोग एल्कोहल लेते हैं, उसको थाइनल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में जो है SO2 गैस और HCl जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है दैट विल एस्केप आउट हो जाएगी और HCl जो है दैट इज वोलेटाइल इन नेचर है, सो दैट इज द रीजन इट विल आल्सो एस्केप आउट। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल विद थाइनल क्लोराइड। थाइनल क्लोराइड का जब रिएक्शन होता है एल्कोहल से तो एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे जो है एल्कोहल का OH ग्रुप निकल रहा है और यहाँ पे क्लोराइड आयन आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को भी यही करना है कि OH को हटाना है और क्लोराइड को लाना है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब हम लोग देखेंगे ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। जो बॉन्ड जो है आसानी से ब्रेक होगा उसमें आसानी से कार्बन क्लोराइड जो बॉन्ड है इजिली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने फाइंड आउट करना है कि किसके बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किस में इजिली जो है बॉन्ड की ब्रेकिंग हो सकती है। तो अब देख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ये दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये 6 मेंबर रिंग, उसके साथ बेंजीन को अटैच किया गया है और आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है OH आ रहा है और नीचे जो है दैट इज CH2OH आ रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पे साथ में आप देख सकते हैं कि OH आया हुआ है। तो आपको पता है स्टूडेंट ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये जो लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे जो है पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। तो ये कार्बन और जो क्लोराइड का जो बॉन्ड जो होगा वो क्लीवेज जो होना दैट विल बी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी। इस पोर्शन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम ये नो डाउट यहाँ पे भी लोन पेयर है। ठीक है, पर बात ये है कि यहाँ पे जो है CH2 ग्रुप बीच में आ गया, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, ये इलेक्ट्रॉन जो है दे विल डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अब जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए यहाँ पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड है वो ईजिली क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है कोई यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पे जो है लोन पेयर और जो पाई बॉन्ड है दैट इज नॉट इन कंजुगेशन। यहाँ पे कोई बाई बॉन्ड वगैरह नहीं है, कोई कंजुगेशन नहीं हो रखा है। लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कोई कंजुगेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे जो होगा वो बॉन्ड जो है ईजिली क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगा। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि जब हम लोग थाइनल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो तो हम लोग ब्रेक कर नहीं सकते हैं क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। सो दैट इज द रीज़न यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पे OH जो है OH की जगह Cl नहीं आ सकता। पर आपको पता है कि यहाँ पे ये जो सेकंड के बारे में बात करूँ, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ईजिली क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड की आसानी से ब्रेकिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। पता लग गया सभी को। तो मैंने सिंपल सी बात है पहले बता दी कि ये जो
ओ एच है और ये जो बेंजीन रिंग है, इनके बीच में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो सकती, इसलिए ओ एच जो है एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे नीचे जो है इस ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है दे विल डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, बेंजीन के साथ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्यों, बीच में कौन आ रहा है, CH2 ग्रुप आ रहा है, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा रेजोनेंस नहीं होने की वजह से ये कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड जो है दैट विल बी इजीली क्लीव हो जाएगा, इसलिए OH की जगह क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्यों, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दे आर नॉट इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से बॉन्ड की जो क्लीवेज होगी वो ईजिली हो जाएगी, ठीक है। और OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट आप लोगों ने देखना है कि ये आंसर जो है वो किसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा आंसर जो मैच कर रहा है वो सेकंड जो है ऑप्शन है उसके साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इसलिए सेकंड जो है हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है जिंक एमलगम और कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस दी गई है, और साथ में नीचे मेटल ऑक्साइड 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है। तो मतलब दो रीजेंट्स के साथ जो है दो रिएक्शंस को कंबाइन करके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, मेजर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जिंक एमलगम और कंसनट्रेटेड जो HCl होता है दैट विल जो है ये क्लीमंसन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसमें जो क्लीमंसन रिडक्शन रिएक्शन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो CO ग्रुप जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू, जो CO ग्रुप जो होता है स्टूडेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO ग्रुप जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें जो है जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किया जाता है तो हम लोगों को जो है रिडक्शन करवाने के बाद हाइड्रोकार्बन्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में ये जो CO ग्रुप जो है यहाँ पे जो CO ग्रुप जो प्रेजेंट है दैट इज रिड्यूस टू, CO ग्रुप जो है दैट इज रिड्यूस टू CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में इसमें कैसे होगा, और ये जो ऊपर दिया गया है वो इथाइल ग्रुप दिया गया है, इथाइल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि ये जो CO ग्रुप जो है दैट इज रिड्यूस टू, CO ग्रुप जो है किस में रिड्यूस हो जाएगा, जिंक एमलगम और HCl की प्रेजेंस में ये जो CO ग्रुप जो है दैट इज रिड्यूस टू किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2 में रिड्यूस हो जाएगा, CH2 में। ये देख सकते हैं कि CO जो है दैट इज रिड्यूस टू किस में रिड्यूस हो गया, यहाँ पे क्या आएंगे, दो हाइड्रोजन आ गया ना, CH2 में रिड्यूस हो गया, ठीक है जी, CH2 में रिड्यूस हो गया। तो और यहाँ पे जो है ऊपर जो है कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप दिया गया है। तो पहला फर्स्ट पार्ट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। अब बोला गया है जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्दर रिएक्शन के लिए बोला गया है, इसका फर्दर रिएक्शन किससे करवाया गया है, Cr2O3 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बताया गया है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि ये जो कंडीशंस हैं वो एक एरोमेटाइजेशन प्रोसेस होता है, उसमें जो एल्केन्स हैं 6 या 8 मेंबर जो कार्बन एटम की जो चेन जो स्टेट चेन होती है 6 या जो 6 से 8 कार्बन एटम जो होते हैं एल्केन में, जब हम लोग उनको 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब उनको हीट करते हैं मेटल ऑक्साइड की प्रेजेंस में, वो क्रोमियम ऑक्साइड हो सकता है, वेनेडियम ऑक्साइड हो सकता है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। तो उसमें ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में साइक्लाइजेशन होता है, आइसोमराइजेशन होता है और डिहाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये जो है
इसमें जो है, हाँ, जो स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड है 6 to 8 रिंग, 6 कार्बन एटम से लेके 8 कार्बन एटम तक जो है वो एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे यदि 6 मेंबर्ड रिंग की बात नहीं कर रहा, 6 मेंबर्ड की यदि एक एल्केन है, 6 मेंबर्ड रिंग, रिंग नहीं, 6 मेंबर्ड के एल्केन है, 6 मेंबर्ड एल्केन है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन में। यदि 7 मेंबर्ड कार्बन एल्केन है तो वो टोलिन में कन्वर्ट हो जाती है। और 8 मेंबर्ड जो ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन जो है, दैट इज ऑर्थो या मेटा या पैरा जाइलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड होते हैं वो उनका साइक्लाइजेशन होता है, वो रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, और बाद में जब इसका डिहाइड्रोजनेशन होता है तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है और एरोमेटिक कंपाउंड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो अब देख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे कि कितनी मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो डेफिनेटली आपको पता है कि 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेंजीन में। 7 हो तो 6 मेंबर्ड जो एल्केन है वो किस में कन्वर्ट होती है, बेंजीन में। 7 मेंबर्ड एल्केन होगी तो वो टोलिन में कन्वर्ट हो जाएगी, और 8 मेंबर्ड एल्केन होगी तो वो ऑर्थो मेटा या पैराजाइलिन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अभी 6 कार्बन एटम है तो ये दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेंजीन की फॉर्मेशन कर देगा। क्यों? क्योंकि एल्केन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें साइक्लाइजेशन होता है, आइसोमराइजेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन, ये फाइनल स्टेप्स है ना। तो यहाँ पे जो आपका सी इथाइल ग्रुप आ गया ऊपर जो है, दैट इज इथाइल ग्रुप आ गया। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट इथाइल बेंजीन की क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो गई है। तो ये रिएक्शन जो है पहले भी आया हुआ है। यहाँ पे जो है जो आपका जो ऑक्साइड जो दिया वो क्रोमियम का ऑक्साइड दिया गया है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, और 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपका 24 या 25 को ये क्वेश्चन आए थे कि जिसमें आपका एल्केन जो है दैट इज रीजेंट्स के मेटल के ऑक्साइड दिए हुए थे कि वो किस में कन्वर्ट होगा। तो ये आई थिंक टोलिन के बारे में आया था वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फिर दोबारा आप देख सकते हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टर के क्वेश्चन को फिर दोबारा उसने पूछ लिया है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि किसके साथ ये क्वेश्चन जो है, ये आंसर जो है वो मैच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इथाइल बेंजीन जो है फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है ये। एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो बेस है वो OH माइनस आयन जो है एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करता है, यहाँ से अपसाइड करता है। ये कैसे हो रहा है मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ। ये आ गया CH2, ये आ गया CH, और इसके नीचे आ गया H। ठीक है, और ये आ गया CHO। एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो CO ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इसका जो इफेक्ट होता है वो -I इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट है? -I इफेक्ट। ठीक है, और ये चलो एज इट इज़ लिख देते हैं इसको, CH2 CH2 CHO, ये आ गया CHO। ठीक है, और क्या है, बेस की प्रेजेंस है, OH माइनस आयन की प्रेजेंस है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो CO ग्रुप जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से कार्बन के बीच में जो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ मूव करेंगे तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, तो इसके बदले में क्या करता है ये अल्फा। एक्चुअली पहले आपको बताता हूँ कि ये जो CHO ग्रुप के बाद जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड इज अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये CHO ग्रुप के बाद जो कार्बन दैट इज अल्फा, जो नेक्स्ट वाला होता है बीटा, उससे नेक्स्ट जो होता है दैट इज गामा, और उससे नेक्स्ट जो है डेल्टा। ठीक है, तो CHO जो है ये जो फंक्शन ग्रुप है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन है अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है दैट विल बिकम वीक। ये वीक हो जाता है। अब आप पूछोगे कि बीटा में से क्यों नहीं, बीटा वाला क्यों नहीं हाइड्रोजन अपसाइड हो सकता है? भाई बीटा वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अल्फा जो कार्बन है, कार्बन और जो हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है दैट विल बिकम वीक हो जाता है। ठीक है, और ये OH माइनस आयन जो है इस H को अपसाइड करा लेता है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है दैट इज हाईली एसिडिक इन नेचर, हाईली एसिडिक होता है। तो इसलिए ये जो बेस है OH माइनस आयन इस H प्लस आयन को अपसाइड करा लेगा एसिडिक नेचर होने की वजह से, और इसकी वजह से एनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है,
एनोलेट आयन बनेगा। देखो कैसे बन रहा है एनोलेट आयन, ये आ गया, ठीक है, और ये बना CH2, और ये H+ आयन यहाँ से निकल गया और यहाँ पे बन गया एनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये आ गया दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ये आ गया CHO, ये आ गया CH2 CH2 CHO CHO। आपको पता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो एनोलेट आयन फॉर्म हुआ है ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ दूसरा जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं बता देता हूँ कि जो ये जो रिएक्शन है दैट इज कोल्ड, इसको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। इसमें जो है एक ही कंपाउंड में दो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकते हैं, एक ही कंपाउंड में दो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं तब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, या दो कीटोनिक ग्रुप हो तब भी हो सकता है, या फिर एक एल्डिहाइड हो या एक एल्डिहाइड और दूसरा कौन सा हो, कीटोन हो, तब भी जाके ये हो जाता है। पर इंट्रामोलिकुलर जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो ग्रुप है दैट विल बी 1 6 और 1 7 पोजीशन पे एक दूसरे के साथ होना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 6 पोजीशन पे होने चाहिए। ज़्यादातर इंटरमोलिकुलर जो एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो जहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन जो है 1 6 या 1 7 पोजीशन पे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पे आगे से 4 5 6 7 8 है ना। तो ये यहाँ पे क्या होता है, वन ऑफ द जो मोलिक्यूल होगा वो एनोलेट आयन बनाएगा और वो एनोलेट आयन जो है दूसरे जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब ये यहाँ पे ऐड होगा तो वुड विल हैपन नाउ, ये ऐड हो गया यहाँ पे ना, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, इससे 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी जब ये यहाँ पे अटैच होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 मेंबर्ड कैसे बनी है, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो 7 मेंबर्ड रिंग की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, तो 7 मेंबर्ड रिंग बन गई, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CHO और यहाँ पे ये आ गया, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी शिफ्टेड हियर, यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब आप जो नेक्स्ट कंडीशन है आप देख सकते हैं कि दिस इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। नेक्स्ट में जो है वाटर दिया हुआ है, वाटर से ये जो है वाटर से H+ आयन को अपसाइड कराएगा, वाटर से ये H+ आयन को अपसाइड कराएगा। O- जो है यहाँ पे अपसाइड करा रहा है, तो व्हाट विल हैपन नाउ, ये आ गई 6 मेंबर्ड रिंग और इसी के साथ आ गई 7 मेंबर्ड रिंग। ऊपर आ गया CHO और नीचे H और यहाँ पे OH। और स्टूडेंट नेक्स्ट जो है कंडीशन आपको दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में बोला गया है अल्कोहल और हीट किया गया है ना, आप देख सकते हैं अल्कोहल और हीट किया गया है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन दी हुई है, अल्कोहल और हीट किया गया है, ठीक है। तो क्या होगा आप बता सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे सिंपली दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या होगा वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा ना, वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, किसकी प्रेजेंस दी हुई है, C2H5OH अल्कोहल और हीट करवाया गया है। तो क्या बन जाएगा आप देख सकते हैं कि ये आ गई 6 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे जो है दैट इज कॉल्ड 7 मेंबर्ड रिंग आ गई। और यहाँ पे थोड़े रिंग को ठीक ढंग से अपलोड कर लेते हैं, एक मिनट।
ये आ गई 7 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आ गया CHO ग्रुप जो एज इट इज़ है। और यहाँ से आप देख रहे हो कि वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड की क्या होगी फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट इस टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। अच्छा, यहाँ से जो वाटर एलिमिनेशन हो रहा है उसकी वजह से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड की क्या हो रही है फॉर्मेशन हो रही है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड की क्या हो रही है फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें अंदर कौन सी ड्राइविंग फोर्स है स्टूडेंट, एक जो ड्राइविंग फोर्स है जो कि वाटर का एलिमिनेशन करवा रही है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज इन कंजुगेशन विद, किसके साथ है ये कंजुगेशन, किसके साथ है आप बता सकते हो। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है दैट इज इन कंजुगेशन विद, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप के जो है कंजुगेशन में ये डबल बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहा है ना। तो ये एक जो यहाँ पे कंजुगेशन फॉर्म होने की वजह से है ना, क्योंकि ये स्टेबिलिटी अचीव हो रही है इसलिए यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। वाटर का एलिमिनेशन होने का कारण क्या है कि यहाँ पे जब ये वाटर एलिमिनेट हो रहा है तो जो डबल बॉन्ड जो है दैट इज इन कंजुगेशन विद कार्बोनिल ग्रुप के कंजुगेशन में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वाटर का क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। तो आप इंटरमोलिकुलर कंजुगेशन जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है दैट इज कोल्ड किस में होता है, जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप्स, दो कीटोनिक ग्रुप्स जो है ज़्यादातर जो है ये एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो है 1,6 या 1,7 पोजीशन पे होते हैं, उसमें इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन होता है। एक मोलिक्यूल जो है उसमें एल्डिहाइड का जो एक होगा वो एनोलेट आयन की फॉर्मेशन करेगा, इजीली हाइड्रोजन एब्सॉर्ब कर लेगा, ये बेस जो है आसानी से H+ आयन को एब्सॉर्ब करा लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कराएगा, आपको बता दिया मैंने, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करा लेगा, एनोलेट आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ये एनोलेट आयन बन गया। और ये जो एनोलेट आयन जो है वो कंबाइन कर जाएगा दूसरे एल्डिहाइड के जो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसके कार्बन के साथ ही कंबाइन कर गया, और आप देख सकते हैं कि 7 मेंबर्ड रिंग की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और 7 मेंबर्ड रिंग जो है वाटर में से H+ आयन को एब्सॉर्ब कराएगा, ठीक है। और जब इसको हम हीट करेंगे तो जो डबल बॉन्ड जो दैट इज इन कंजुगेशन विद कार्बोनिल ग्रुप के कंजुगेशन में फॉर्म हो जाएगा, और इसीलिए वाटर का क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो आंसर जो मैच कर रहा है हमारा स्टूडेंट किसके साथ मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं ये मैच करना है आप लोगों ने कि कहाँ पे ये जो आंसर जो है मैच कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो आंसर जो मैच कर रहा है वो थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा जो आंसर है वो मैच कर रहा है। तो थर्ड जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, थर्ड जो फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दो एल्डिहाइड दिए हुए हैं हम लोगों को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो एल्डिहाइड दिए हैं HCHO, और ये पैराटोलू एल्डिहाइड दिया है, पैराटोलू एल्डिहाइड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CHO के बाद कोई भी कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये सो दैट इज द रीजन इट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इसमें भी देख सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसके बाद कार्बन आ गया, तो इट विल आल्सो डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन को कंटेन नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि वो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं यदि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो उनमें कैनिजेरो रिएक्शन होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है दोनों एल्डिहाइड जो है वो सेम नहीं है, एक HCHO है और दूसरा जो है पैरा टोलूडिहाइड है, ठीक है, टोलू एल्डिहाइड दिए हुए है। तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड है, तो इसलिए ये जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन होगा, क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि हमें पता है कि कैनिजेरो रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होता है एक मॉलिक्यूल का, और दूसरे का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। तो जो फॉर्मल्डिहाइड है स्टूडेंट, यदि क्रॉस कैनिजेरो के बारे में बात करें तो जो फॉर्मल्डिहाइड होएगा उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और ये जो पैराटोलुडिहाइड है, ठीक है, इसका जो CHO ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस कैनिजेरो में क्या होगा, HCHO जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो पैराटोलुडिहाइड है उसके CHO ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में, ठीक है। तो अब हम लोग कर रहे हैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि दैट विल बी, यहाँ पे जो आ गया
CHO ग्रुप जो है दैट इज रिड्यूस टू, किस में रिड्यूस हो जाएगा बताओ, CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये CH2OH में रिड्यूस हो गया। और ये जो पार्ट है दैट इज ये आ गया OCH3, OCH3, ठीक है। तो HCHO जो है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्मिक एसिड में होगा, और ये NaOH के साथ जो है क्या बना देगा, सोडियम फॉर्मेट बना देगा, क्या बना देगा, सोडियम फॉर्मेट, HCOONA। तो पता लग गया HCHO जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो CHO जो है उसका क्या हो रहा है, जो पैराटोल्यूडिहाइड में जो है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको पता लग गया हो गया कि क्रॉस कैनिजेरो क्या एग्जांपल है, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें बोला गया है इसको ट्रीट किया जा रहा है, किसके साथ किया गया है, एल्काइल हैलाइड CH3 CH2Br के साथ ट्रीट करवाया गया है। पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड भी दिए गए हैं। तो जब ये सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा तो आपको पता है यहाँ से कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, यहाँ से स्टूडेंट जो है, और यहाँ से जो है H2 गैस जो है लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस टाइप से CH2O माइनस Na, CH2, ये जो अल्कोहल पार्ट है, अल्कोहल का जो पार्ट है दैट इज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड में, है ना। अल्कोहल जो होते हैं आपको पता है, अल्कोहल का सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन जो होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड आयन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, सोडियम एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये हमने एल्कोक्साइड आयन ले लिया और ये आ गया दैट विल बी OCH3, ठीक है, OCH3। अब यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड आयन की जो फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, अब यहाँ पे आ गया एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है C2H5Br के साथ, C2H5Br के साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है एल्काइल हैलाइड के साथ। आपको पता है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस पर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर कार्बन पे जो होगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन नाउ, आपको पता है दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ, यू कैन टू से दैट SN2 रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, है ना, इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और कार्बन और ब्रोमीन जो है, ब्रोमाइड है, इसके बीच में बॉन्ड की क्या होगी, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और यहाँ पे न्यू बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। ये तो समझ जाते होंगे, ठीक है, कि ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है और न्यू बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, एंड दैट इज एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना, ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे ईथर फॉर्म हो गया, CH2O C2H5 OC2H5, और यहाँ पे आ गया OCH3, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्टेप है। अब हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे जो है HI के साथ इसको ट्रीट किया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप बोला गया है वो HI के साथ ट्रीट किया गया और फाइनली इसको हीट किया गया है ना, HI के साथ ट्रीट करके हीट करवाया गया है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है HI के साथ ट्रीट हो रहा है और हीटिंग की जा रही है, तो क्या होगा, आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो है दैट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन, ये जो H+ आयन हाइड्रोजन से HI जो है यहाँ से क्या आएगा, H+ आयन आएगा HI से, क्योंकि H जो है ये जो एसिडिक के नेचर है, आपको पता है कि ये एसिडिक के नेचर है।
स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। लिस्ट 1 और 2 को मैच करने के लिए बोला गया है। तो आपको पता है स्टूडेंट, ये जो है बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट इज़ कोल्ड सैंडमेयर रिएक्शन है, जिसमें बेंजीन डाइज़ियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, और नाइट्रोजन गैस जो दैट विल बी इवॉल्व होती है। तो आपको पता है कि ये दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये जो है दैट विल मैच विद सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर नेमिंग रिएक्शन तो सभी को याद होती हैं। और अगला देख सकते हैं आप, कॉपर पाउडर और HCl की प्रेजेंस दी गई है। कॉपर पाउडर और HCl की प्रेजेंस में बोला गया है। तो जब बेंजीन क्लोराइड को कॉपर पाउडर और HCl की प्रेजेंस में किया जाता है, दैट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन की ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन। तो आपको पता है ये Cl जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये दैट इज एग्जांपल ऑफ गैटरमैन रिएक्शन। तो बी जो है दैट विल मैच विद फोर्थ के साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और यदि हम लोग सी के बारे में बात करें, सी ऑप्शन के बारे में बात करें, तो आपको पता है कि ये दैट इज़ वुड्स रिएक्शन है, जिसमें अल्काइल हैलाइड लिया गया है और एक अल्काइल से 2 अल्काइल बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम बन रहे हैं, 4 कार्बन एटम की चेन बना रहा है। तो ये जो है दैट इज़, इसमें जो है एक अल्काइल ग्रुप से 2 अल्काइल ग्रुप बनते हैं, ठीक है। तो वो जो रिएक्शन होता है आपको बताइए कि वो रिएक्शन जो है दैट इज़ वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन लिया गया है, उसको सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में किया गया है और डाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आपको एक दैट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन बोलते हैं इसको, कि जब हेलोएरिन्स को रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो डाइफिनाइल क्या होता है, फॉर्म होता है। तो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ फिटिक रिएक्शन, ठीक है। स्टूडेंट आपको ख्याल रखना है कि फिटिक और वुड्स फिटिक रिएक्शन में बड़ा डिफरेंस होता है। वुड्स फिटिक में क्या होता है स्टूडेंट, वुड्स फिटिक में जो होता है दैट इज़ वुड्स फिटिक में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने ना, वुड्स भी होगा और मतलब इसमें एक जो होगा दैट इज़ कोल्ड एराइल हैलाइड होगा, एराइल हैलाइड, ठीक है। और दूसरा जो है वो एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। ये आ गया एक, एल्काइल हैलाइड। और यहाँ से क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और फाइनली आप देख सकते हैं क्लोरीन की जगह पे क्या आएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा और टोल्यूइन की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में स्टूडेंट जो है एक एराइल हैलाइड होता है और दूसरा एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। और फिटिक में क्या होते हैं, फिटिक में जो है स्टूडेंट दोनों ही होते हैं, ठीक है। नहीं दोनों जो है हेलोएरिन्स ही होंगी, मतलब एराइल हैलाइड ही होंगे। दोनों मॉलिक्यूल जो है वो किसके होंगे, एराइल हैलाइड्स के होंगे। और जब सोडियम से ट्रीट किया जाता है तो डाइफिनाइल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ फिटिक रिएक्शन। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं कि नेमिंग रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है और ये नेमिंग रिएक्शन तो याद ही होती है पहले से ऑलरेडी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को नेमिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बेसिक नेचर को पूछा गया है कि एमाइंस की बेसिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो फर्स्ट ए जो है आपको बताया गया है कि फिनाइल मिथेनामाइन, फिनाइल मिथेनामाइन। तो फिनाइल मिथेनामाइन के बारे में बात करें तो स्टूडेंट दैट इज़ ऑल्सो कोल्ड बेंजाइल अमीन बोलते हैं इसको। बेंजाइल अमीन जो है दैट इज़ कोल्ड, बेंजाइल अमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल अमीन को हम लोग बोलते हैं फिनाइल मिथेनामाइन। ये आ गया बेंजाइल अमीन। C6H5 जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो दैट इज कोल्ड, उसको फिनाइल बोलते हैं। और उसके साथ कोई ग्रुप अटैच कर दिया जाता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया फिनाइल। ये कार्बन आ गया मिथ, एक कार्बन, और NH2 ग्रुप के लिए मिथेनामाइन, ठीक है, मिथेनामाइन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड मिथेनामाइन। तो दैट इज सिंपल फिनाइल। फिनाइल जो मिथेनामाइन है उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल अमीन को फिनाइल मिथेनामाइन। दिस इज फिनाइल ग्रुप। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट गया और कोई ग्रुप लगा दिया तो दैट इज फिनाइल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये आ गया NH2 अमाइन, ठीक है, तो कार्बन एक, ठीक है, तो ये इसका नाम आ गया फिनाइल मिथेनामाइन। और उसके बाद ये इसको ए बोला गया है, ये आ गया ए, ठीक है। और डी के बारे में बात करें, बेंजीनामाइन, ठीक है। बेंजीनामाइन जो है दैट इज किसका नाम होता है, एनिलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन को बेंजीनामाइन बोलते हैं। ये आ गया, ये आ गया डी, एनिलीन को बेंजामाइन बोलते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं बी जो है दैट इज कोल्ड एन डाई मिथाइल एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन। सी को देखो तो एन मिथाइल एनिलीन। जब एनिलीन से हम लोग क्या हटा दें, एक हाइड्रोजन को हटा दें और मिथाइल ग्रुप को ला दें, ठीक है,
एक हाइड्रोजन को हटाया और कौन सा ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम जो होता है दैट इज कोड, इसको क्या बोलते हैं, एन मिथाइल एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एन मिथाइल एनिलीन। और स्टूडेंट एक और बात कि यदि मैं एनिलीन से दोनों हाइड्रोजन को हटा दूं और 2 CH3 ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या बोल देंगे इसको, इसको बोल देंगे एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। ये आ गया बी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो एनिलीन का नाम जो है दैट इज कॉल्ड बेंजामाइन है, बेंजामाइन बोलते हैं इसको, बेंजामाइन। तो यदि मैं एक एनिलीन से एक हाइड्रोजन को हटाऊं और यदि एक CH3 ग्रुप ला दूं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है, एन मिथाइल एनिलीन। और यदि मैं दो हाइड्रोजन हटा दूं और 2 CH3 ग्रुप लगा दूं, ठीक है, 2 CH3 ग्रुप लगा दूं, तो इसको क्या बोलते हैं, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। तो हो गई ये बारी, होगी ये बात होगी किसके बारे में, क्लियर हो गया, नेमिंग के बारे में क्लियर कर दिया। अब आपको बोला गया बेसिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कि किसकी बेसिक नेचर जो है ज़्यादा है और किसकी बेसिक नेचर जो है वो कम है, किसकी बेसिक नेचर जो वो कम होगी, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है आपको पता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। वो कंपाउंड जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट इज बेसिक इन नेचर। मतलब बोलने का मतलब क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी आसानी से एमीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, उतना उसका बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब आसानी से H+ साइन जो है आएगा और प्रोटोनेटेड हो जाएगा अमीन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक फैक्टर जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यदि ज़्यादा है तो बेसिक करैक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो बेसिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा। तो अब सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो एनिलीन है, एनिलीन में जो है इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन, एनिलीन के केस में जो है, जो डी वाला जो केस है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो डोनेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो सबसे कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए वाले केस में जो बेंजाइल अमीन है, बेंजाइल अमीन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो आप नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर देख रहे हैं, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रही है, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। यदि नाइट्रोजन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो बेसिक करैक्टर होगा, यदि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो इसका बेसिक करैक्टर जो वो कम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे जितनी ज़्यादा होगी उतना करैक्टर जो है बेसिक होगा। अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है दे विल, यहाँ पे जो है बेंजीन रिंग के साथ जो है इसका रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग को नहीं दे पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया बीच में, आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप आ गया बीच में जो है CH2 ग्रुप है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन के अंदर जो है डीलोकलाइज नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं हो पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, कौन सा ग्रुप आ चुका है, यहाँ पे CH2 ग्रुप आ चुका है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर पाएगा और आसानी से प्रोटोनेटेड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से बेंजाइल अमीन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। एनिलीन जो है सबसे लेस बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन के अंदर क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, और उसमें नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ये आसानी से प्रोटोनेटेड नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, इसलिए ये सबसे लीस्ट क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो CH3 ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस सा इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है, नाइट्रोजन पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज करेगी तो बेसिक करैक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देख लो बी के ऑप्शन में, यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है वो 2 हैं, तो जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है सी वाले नाइट्रोजन से यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा, जिसकी वजह से बी का जो बेसिक करैक्टर होगा वो सी से ज़्यादा होगा। क्यों, सी में जो है
एक ही अल्काइल ग्रुप है और बी में जो है 2 अल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से बी में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो सी से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी और आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से बी का जो बेसिक करैक्टर जो है वो सी से ज़्यादा होगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग डी के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, इवन जो है इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है एनिलीन में सबसे कम होगी और ये सबसे लीस्ट क्या होगा, बेसिक होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने के लिए बोला गया है कि जैसे ये तीनों के तीनों जो है डाइसैक्राइड्स हैं, आप लोगों को पता है, पहले मैं लैक्टोज और माल्टोज को पहले डिस्कस कर चुका हूँ पेपर्स में। तो सुक्रोज जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुक्रोज के बारे में भी किसी न किसी पेपर में आ जाएगा, तो चलो लास्ट वाले पेपर में आ गया है। सुक्रोज जो है आपको पता है कि डाइसैक्राइड है, ये तीनों डाइसैक्राइड्स हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। डाइसैक्राइड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? डाइसैक्राइड वो होते हैं जब उनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमें 2 सेम या डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स मिलते हैं, 2 सेम या डिफरेंट जो है मोनोसैक्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। अब जैसे बात करूँ मैं सुक्रोज के बारे में करूँ तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है इन्वर्टेज या फिर इन्वर्टेज की एंजाइम की, है ना, तो उसमें जो है सुक्रोज जो है वो 2 मोनोसैक्राइड्स बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की फॉर्मेशन करता है और माल्टोज जो है ग्लूकोज और दोनों यूनिट जो है सेम होती है, दैट इज ग्लूकोज की होती है। ठीक है, तो सुक्रोज के बारे में एक्चुअली में क्या है, सुक्रोज जो है वो किससे बना होता है, अभी मैं सुक्रोज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ग्लूकोज जो सुक्रोज जो है वो 2 यूनिट से बना हुआ है, 2 मोनोसैक्राइड से बना होता है, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का फार्मूला जो है सेम ही है, C6H12O6। फ़र्क ये है कि जो ग्लूकोज होता है वो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोसिस बोलते हैं और जो फ्रक्टोज होता है उसको कीटोहेक्सोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज का पायरनोज स्ट्रक्चर दिया गया है और जो फ्रक्टोज है उसका फेरनोज स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, फेरनोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटा और अल्फ़ा में क्या फ़र्क होता है। बीटा में यहाँ पे जैसे कि CH2OH ग्रुप को नीचे रखा गया है, अल्फ़ा में क्या होगा, अल्फ़ा में CH2OH ग्रुप जो है ऊपर आ जाएगा और H जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस ओनली। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा में। तो अब देखो आप यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो फ्रक्टोज है उसका जो C2 कार्बन है, आप देख सकते हैं कि ये C2 कार्बन, ये C2 कार्बन। ठीक है, और जो ग्लूकोज का C1 कार्बन है, ये जो दोनों मोनोसैक्राइड जो है जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हैं। ठीक है, तो ये जो लिंकेज, जब 2 मोनोसैक्राइड जो है एक ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े होते हैं तो उस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कौन सा लिंकेज है, दैट इज कॉल्ड, इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, साइडिक लिंकेज। ठीक है, कि 2 मोनोसैक्राइड जुड़े हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो ये जो लिंकेज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है जिसमें जो है ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है और उनका जो लिंकेज है वो कौन सा है, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज यूनिट जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी काफ़ी उसके बारे में, लैक्टोज के बारे में बताया था और माल्टोज के पिछले पेपरों में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यही JEE के जो फैब में हुए हैं। ठीक है, उसमें लैक्टोज जो है दैट इज़, तो फाइनली आप देख सकते हैं कि ये कहाँ मैच कर रहा है, मैच करने के लिए बोला गया है। तो सुक्रोज जो है दैट इज़ अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा और बीटा डी फ्रक्टोज से बना हुआ है ना। जो सुक्रोज है दैट इज़ मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो ए जो है वो B2 के साथ मैच कर रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। और स्टूडेंट जो लैक्टोज है जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ वो किससे बना हुआ है, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक है, और जो माल्टोज है उसमें दोनों जो यूनिट्स हैं वो सेम है, ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज 2 यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि मैच करने के लिए बोला हुआ था। लैक्टोज और माल्टोज को पहले में डिस्कस कर दिया था डिटेल में। ठीक है, सुक्रोज को मैंने अभी कर दिया, काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया, तो ये इसके फाइनल आंसर है, मैच हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 2,4-DNP टेस्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई।
तो 2,4-DNP जो टेस्ट है वो आइडेंटिफाई कार्बोनिल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो मैं एल्डिहाइड का, यहाँ पे एल्डिहाइड की बात हो रही है तो मैं एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन करवा रहा हूँ आप लोगों को कि एस्टल्डिहाइड ले लिया हमने, जैसे CH3CHO एस्टल्डिहाइड, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट है ये, है ना। डीएनपी का मतलब क्या है स्टूडेंट? हाइड्रोजिन, पहले ये है कि 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन। हाइड्रोजिन क्या होता है स्टूडेंट? हाइड्रोजिन होता है स्टूडेंट NH2NH2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिन बोलते हैं इसको, NH2NH2 को, ठीक है। NH2NH2, यदि मैं हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे क्या कर दूँ, बेंजीन लगा दूँ, बेंजीन लगा दी मैंने, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब यहाँ पे अटैच कर दिया, बेंजीन अटैच कर दी, ये फिनाइल ग्रुप बन गया बेंजीन, जो दैट विल बिकम फिनाइल ग्रुप, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2,4 बोला गया है, मैं 2 पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर दिया और 4 पोजीशन पे भी मैंने NO2 ग्रुप को अटैच कर दिया, तो ये बन गया 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन। तो जब ये इसका एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन होता है तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है, ये हाइड्रोजिन, और हाइड्रोजिन से क्या बनता है, हाइड्रोजोन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजोन। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट स्टूडेंट इस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड NNH, ठीक है, और ये 2 पोजीशन पे NO2 ग्रुप और 4 पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं कि ये एस्टल्डिहाइड था ना, एस्टल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, यहाँ पे हाइड्रोजिन था और यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजोन। क्या बन जाएगा, 2,4 एस्टल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है, हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका कलर या तो येलो होगा, ऑरेंज होगा, या फिर रेड कलर के क्रिस्टलाइन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, दैट इज फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड और कीटोन जो है इस टेस्ट को देते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 2,4-DNP टेस्ट जो है किसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये जो है किसको आइडेंटिफाई करता है, ये एल्डिहाइड को, एमीन को तो नहीं करता है, ईथर को भी नहीं करेगा, हेलोजन को भी नहीं करेगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने का एक टेस्ट है, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये पीओसी से लिया गया है, पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिल्वेनियोफ टेस्ट एंड ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। सिल्वेनियोफ जो टेस्ट होता है स्टूडेंट, ये जो है एल्डोसिस और कीटोसिस को डिस्टिंक्शन के लिए होता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है, कि एल्डोसिस और कीटोसिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो कीटोसिस को जब हम लोग ट्रीट करते हैं सिल्वेनियोफ रीजेंट, सिल्वेनियोफ रीजेंट क्या होता है, सिल्वेनियोफ रीजेंट जो होता है दैट इज रिसोर्सिनोल और HCl। दिस इज कोल्ड सिल्वेनियोफ जो है रीजेंट बोलते हैं इसको, सिल्वेनियोफ रीजेंट, ठीक है, ये आगे सिल्वेनियोफ रीजेंट। तो जब हम लोग कीटोसिस को रिसोर्सिनोल रीजेंट के साथ जो है बॉईल करते हैं 30 सेकंड्स में, तो 30 सेकंड्स के अंदर जो है 30 सेकंड्स तक जब बॉईल करने के बाद इमीडिएटली इसके अंदर जो है हमें चेरी रेड कलर मिलता है। कौन सा कलर मिलता है? चेरी रेड कलर। यदि हमें चेरी रेड कलर मिल रहा है स्टूडेंट्स, चेरी रेड कलर मिल रहा है, चेरी रेड कलर मिल रहा है, तो इसका मतलब कीटोसिस प्रेजेंट है, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। तो ये कीटोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट है, एल्डोसिस और कीटोसिस को। यदि हम लोग रिसोर्सिनोल रेजेंट के साथ जो है कीटोसिस को 30 सेकंड तक बॉईल करते हैं तो इमीडिएटली यदि चेरी रेड कलर आ रहा है तो वो कीटोसिस प्रेजेंट होगा। और यदि हम लोग यदि इन केस ऑफ एल्डोसिस, ठीक है, ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होगा और फेंट पिंक कलर आएगा। कौन सा कलर आएगा? पिंक कलर जो होगा, दैट इज पिंक कलर जो होगा, फेंट पिंक, ठीक है। कौन सा कलर होगा? फेंट पिंक कलर यदि आ रहा है, पिंक कलर, ठीक है, तो वो कौन होगा? एल्डोसिस होगा, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो सिल्वेनियोफ जो टेस्ट है वो कीटोसिस के साथ इमीडिएटली जो इसका सिल्वेनियोफ जो रेजेंट होता है उसके साथ इमीडिएटली जो है चेरी रेड कलर देता है। तो इसका मतलब यदि चेरी रेड कलर आ रहा है तो वो जो है दैट इज कॉल्ड कीटोसिस होगा। और यदि काफ़ी रिएक्शन स्लो है और लास्ट में जाके कौन सा कलर आ रहा है? फेंट पिंक कलर आ रहा है, तो हम बोलेंगे वो एल्डोसिस है, ठीक है। और जो ज़ेंथोप्रोटिक जो टेस्ट है दैट इज फॉर प्रोटीन्स के लिए होता है, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया।
तो ये आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन के साथ क्या कर रहा है, मैच कर लें, तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन डैश एंड डैश। तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट जो है कैन के नाम से जाना जाता है, कैन बोलते हैं इसको। तो कैन जो है, कैन जो है दैट इज सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। इसका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है स्टूडेंट, येलो कलर होता है। कैन का जो कलर है वो येलो कलर होता है। और जब इसके साथ अल्कोहल जो है रिएक्ट करता है तो दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है, और इसका जो येलो कलर जो है दैट विल बी टर्न टू, कौन सा कलर हो जाता है, येलो टू, इसका कलर जो हो जाएगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। येलो टू रेड, पहले कौन सा कलर था, येलो कलर था, येलो दिखाई नहीं दे रहा है तो स्क्रीन पे, येलो कलर था। इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो था, कैन का जो कलर था दैट इज येलो कलर था। और वो किस में टर्न हो रहा है, जब अल्कोहल इसके साथ कैन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो येलो कलर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कलर जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू, येलो कलर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड कलर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो है कैन जो है दैट इज टेस्ट फॉर अल्कोहल, पर ये डिस्टिंग्विश नहीं करता कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी है या टर्शरी है। वो हमें विक्टरमेयर टेस्ट से पता लगता है कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शरी है, वो टर्बिडिटी के हिसाब से, है ना। तो ये नहीं बताता कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी है। ये हमें ओनली यही बताएगा क्या, कि अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, ठीक है। यदि हम लोग कैन के साथ ट्रीट करा रहे हैं कंपाउंड को, और यदि हमें उसका कैन का जो कलर येलो कलर जो है वो टर्न हो रहा है किसमें, रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब नए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है। तो यदि वो रेड कलर जो है आ रहा है, यदि वो येलो से रेड हो रहा है तो अल्कोहल क्या होगा, दैट विल बी प्रेजेंट होगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है फॉर द अल्कोहल कैन जो है दैट विल बी यूज्ड। और इसके बाद बोला गया है, अब जैसे देखिए हाफ क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक क्यूएच, आपको पता है ये जो क्लोरोफॉर्म और जो एल्कोहलिक क्यूएच है, क्यूएच जो होता है वो उसका जो रिएक्शन होता है दैट इज एमीन्स के साथ होता है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड कार्बाइल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनेट टेस्ट बोलते हैं। इसमें जो है एलिफेटिक और जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स होती है उसको वार्म किया जाता है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक की क्यूएच की प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। क्या फॉर्म होता है, आइसोसाइनाइड। जैसे ये लिया आपने, अमीन ले लिया, कोई भी प्राइमरी अमीन ले लिया आपने ना, प्राइमरी अमीन, ओनली प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक अमीन्स भी ले सकते हो आप, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स भी ले सकते हो, और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको ट्रीट कराते हैं क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में इसको हीट करवाते हैं तो व्हाट विल हैपन, क्या होता है, क्या फॉर्म होता है। तो जब हम लोग इसको करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। आइसोसाइनाइड या इथाइल कार्बाइल अमीन भी बोल सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो ये कौन देते हैं टेस्ट, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन जो वो टेस्ट देते हैं। और उसमें एक फाउल स्मेल आती है, ये जो जब ये आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है तो फाउल स्मेल आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। इससे पता लग जाता है कि यहाँ पे प्राइमरी अमीन जो है वो प्रेजेंट है। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन जो है दैट दे विल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, सो दैट इज द रीजन दिस इज द टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। तो ये जो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज हो रहा है स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच जो है रिएजेंट हो रहा है, तो ये जो टेस्ट है दैट इज़ फॉर कार्बाइल एमीन के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सीरिक जो अमोनियम नाइट्रेट जो है कैन जो है दैट इज़ फॉर द एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक क्यूएच जो है किसके लिए यूज़ होते हैं, एमीन के लिए, दैट इज़ कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो थर्ड होगा। तो स्टूडेंट ये था जेई मेन 2021 सॉरी, और फैब में जो हुआ था उसके मैंने सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस कर दिया है। तो अब आप जो नेक्स्ट जो जेई मेन होने वाला है तो उसकी तैयारी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो आपने ये जो जेई मेन के जो अभी पेपर्स हुए हैं उसको आप ध्यान से स्टडी करें, ठीक है। और जो पेपर फोर्थ कमिंग जो होंगे, जो होने वाले जो जेई मेन के जो पेपर हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही होने वाले हैं। क्यों, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है हम लोग किसी भी टॉपिक को ये नहीं सोच सकते कि ये अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री एवरी डे लाइफ से भी आए हुए हैं, जो आपके
मेडिसिन्स में से आया वो पोर्शन आया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जैसे पॉलीमर को आप हल्के में नहीं ले सकते, और इवन जो है पॉलीमर से क्वेश्चंस आए हैं, और रबर्स के बारे वगैरह के बारे में आया, आपको पता ही है, ठीक है। रबर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। और जैसे जो आपका बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें आपको पता ही है कि सुक्रोज डाइसेक्राइड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज के बारे में पूछा गया, और जो है उनके स्ट्रक्चर्स के कैसे उनके लिंकेजेस हैं, ठीक है। और जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो जिसको हम स्टूडेंट जो है इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि फोटोकेमिकल स्मोक वगैरह के बारे में पूछा गया था, और ओजोन लेयर वगैरह के बारे में पूछा गया था। तो मतलब ये है कि भाई एनसीईआरटी के जो है कोई भी ये जो मतलब क्वेश्चंस हैं ये तो आप छोड़े मत। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल, तो ये सभी मतलब आप जो है इनको सीरियसली लें और ध्यान से करें, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।